हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने जो लास्ट टॉपिक कराया था वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कराया था। ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया था, लास्ट यहाँ पे करा था कि पदार्थ की अवस्था में दो तरीके से परिवर्तन होते हैं, एक तो ताप में बदलाव करके, एक दाब में बदलाव करके। ताप में बदलाव करके कैसे था वो चीज़ एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे कि ठोस है, कोई ठोस को अगर मैं गर्म करूंगा मतलब तापमान बढ़ाऊंगा तो वो द्रव अवस्था में आ जाना, और द्रव को मैं ताप और दूंगा वो गैस में आ जाना। एक एग्जाम्पल भी बताया था मैंने कि बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने गर्म करना मतलब कि पिघलाना, तो मैं क्या करूंगा, तापमान देना पड़ेगा। ताप दिया तो वो पानी बन गया, पानी को मतलब जल, और जल को और तापमान दूंगा तो वो भाप बन जानी, गैस। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं तापमान कम करता चला जाऊंगा अब, तो वो ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने का मतलब यह है कि तापमान कम करना पड़ा, तो गैस को मैंने तापमान कम करा तो द्रव अवस्था में हो गया। अब द्रव का तापमान और कम करूंगा तो वो ठोस में बदल जाना। ये चीज़ क्लियर होगी तापमान में बदलाव करके। आगे हमने क्या पढ़ा था, दाब में बदलाव करके। दाब में बदलाव करके मैंने आपको बताया था कि जैसे गैस है, गैस द्रव से और द्रव ठोस से, मतलब कि अगर गैस को मैं दाब ज़्यादा दूंगा, मान लीजिए गैस है और गैस के कण अलग अलग थे, मतलब गैप ज़्यादा था गैस के कणों में, तो गैस के कणों में गैप ज़्यादा होता है। आपने तुलना में पीछे ही पढ़ा था पार्ट 1 में। तो क्या है कि अगर मैंने एक बर्तन में गैस के कण लिए हुए हैं, उस पर दाब लगाऊंगा, जब दाब लगाया तो उसके कण पास पास आने लगेंगे, तो पास पास आने पर वो द्रव बन जाना है। ठीक है ना। तो गैस के कण पर जब मैंने दाब लगाया, दाब ज़्यादा लगाऊंगा तो द्रव, और द्रव पर और दाब लगाऊंगा तो वे कण और पास आ जाएंगे, मतलब ठोस, वो ठोस बन जाना है। तो जितना तुम दाब लगाते चले जाओगे अधिक, वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करता चला जाएगा। इसी तरीके से कि ठोस है, ठोस को अगर मैं दाब कम दूंगा तो द्रव में बन जाना, और द्रव पर और दाब कम लगाऊंगा वो गैस में बदल जाना। इन दोनों को मैंने क्या करा था, आपको समझा दिया था। अब मुझे क्या करना कि ताप में बदलाव करके हम वो ताप में किन किन कंडीशनों पर बदलाव होता है, तो आज हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन किन किन कंडीशनों पर होता है। देखिए, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के जो प्रभाव होंगे वो हमारा नंबर 1 पे गलनांक बिंदु, नंबर 2 पे क्वथनांक बिंदु, नंबर 3 पे उद्र्पातन और निक्षेपण। ठीक है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। इन तीनों से हमें तापमान परिवर्तन के प्रभाव का पता चलेगा। तो सबसे पहले गलनांक बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में एमपी बोला गया। ठीक है ना। अब गलनांक बिंदु को हम ध्यान से समझेंगे। पहले समझते हैं, अगर कोई बच्चा नोट्स कर रहा है तो नोट्स बनाने से पहले उसको समझो, ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से कवर कर सको उस चीज़ को। देखिए, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु क्या चीज़ हो, मतलब किसी चीज़ का गलना, और जिस पॉइंट पे वो गलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो कहने का मतलब गलनांक, गलनांक कोई चीज़ मतलब गलेगी तो वो ठोस ही तो गलेगी। भाई द्रव है, द्रव गलेगा थोड़ी, द्रव द्रव तो क्या होगा, वाष्पित होगा। अरे ठोस चीज़ गलेगी, तो हमारे पास क्या है, किसी ठोस को तापमान देना पड़ेगा। तापमान देंगे तो वो पिघल कर अपनी द्रव अवस्था में आ जाएगी। ठीक है ना। तो उस चीज़ को तो डेफिनेशन के उसमें देखेंगे, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है। देखिए, दो चीज़ों पर डिपेंड है ना, मतलब ठोस को हमने किस में बदलना, द्रव में, तो वो ठोस से द्रव बन गया तो वो गलनांक हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बर्फ़ के गलनांक को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझेंगे क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, ये डायग्राम जो है, मैं एक और बनाता हूँ, एक सेकंड रुकिए कि पेपर ले लेता हूँ एक। हाँ जी, जैसे कि एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर में मैंने बर्फ़ ले लिया, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, कंटेनर मतलब बर्तन ले लिया एक मैंने, और इसमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो बर्फ़ जमा हुआ होता है, वो बर्फ़ का टेम्परेचर जो होता है वो -3 -2 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। ठीक है ना। तो नियर अबाउट मैंने आपको बता दिया कि बर्फ़ जो बना हुआ होता है उतने पे होता है। लेकिन जो बर्फ़ का गलनांक है, मान लीजिए मैं अब इसके एक अंदर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, मैंने एक इसमें क्या लगा लिया, थर्मामीटर लगा लिया, थर्मामीटर। ध्यान से समझते रहना, समझ में आएगा। वो थर्मामीटर क्यों लगाया, क्योंकि जब वो बर्फ़ को मैं गर्म करूँगा, मैंने एक स्प्रेड लैम्प की सहायता से देख लेना यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या कर दिया,
एक स्पीड मतलब कि गर्म करने के लिए, हीटिंग करने के लिए लगा दिया। जब बर्फ़ को मैं गर्म करने लगा, समझ में आ गया, तो जब गर्म करूँगा तो उसमें टेम्परेचर रीडिंग थ्रो मतलब नोट करेंगे। तो उसमें क्या है, कंडीशन गर्म करने लगा, तो गर्म करने पर जो बर्फ़ का गलनांक होगा, मतलब कि बर्फ़ का गलनांक कि वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 पे बढ़ता चला जाएगा, -1 फिर 0, तो वो 0 पर आकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का गलनांक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो फिक्स है, जो मैंने रेट सही बताया आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ पिघलने लगी। अब बात करते हैं कि वो बर्फ़ का टेम्परेचर, अभी हमने रोक नहीं रहे, उसे तापमान देते रहे, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना है। क्यों? उसका एक रीज़न है, ध्यान से सुनना। अब रीज़न क्या है, मैंने एक बर्फ़ को पिघलना स्टार्ट हो गया भाई, बर्फ़ के टुकड़े को यहाँ हीटिंग ज़्यादा मिल रही थी, हीटिंग होती रही, तो लेकिन जो ऊष्मा है वो तो सभी की है ना। अब हीट करते रहे तो जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ़ का गलनांक है, तो वो पानी बदलता रहेगा, पानी में बदलता रहेगा, लेकिन उसको ऊष्मा वही रहनी है जब तक बर्फ़ के टुकड़े एक एक करके द्रव अवस्था में नहीं आ जाते। मतलब सारा का सारा बर्फ़ ठोस अवस्था से जब तक द्रव अवस्था में नहीं आ जाता, आप उसको हीट करते रहोगे, तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना है। क्लियर है ना ये चीज़? तो उसके जो बीच की जो ऊष्मा है, जो मतलब कि मिल तो रही थी, अब वो द्रव अवस्था में बदल रही थी बर्फ़ को, तो उस ऊष्मा को बोलते हैं यहाँ पे हम संगलन की प्रसुत ऊष्मा। समझ में आ गया? जब तक बर्फ़ का एक एक टुकड़ा हमारा द्रव में ना बदल जाए, तब तक जो ऊष्मा मिल रही है उसको, उस ऊष्मा को बोलते हैं प्रसुत ऊष्मा। लेकिन जो बर्फ़ का गलनांक बिंदु है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बर्फ़ पिघलने लगी थी, तो पिघलने वो गलने लगी थी, तो गलने लगी थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे तो बोलते हैं गलनांक बिंदु। लेकिन वो तब तक मतलब कि ऊष्मा मिल रही थी उसको, तब भी उसका 0 रहा, जब तक सारा बर्फ़ का टुकड़ा, मतलब सारा का सारा ठोस द्रव में न बदल जाए। तो उसके जो बीच की ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को बोलते हैं संगलन की प्रसुत ऊष्मा। आगे क्लियर समझ में? देखते हैं इस डेफिनेशन को। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस की वैल्यू है 1 किलोग्राम, जो मात्रा है, को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुत ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है? ये डेफिनेशन है। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझा दिया था मैंने कि डायग्राम में क्या है, सब कुछ ही क्लियर है, उस डायग्राम का अकॉर्डिंग आप क्लियर कर सकते हो। तो आपको पता भी चल गया होगा बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उस पर बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट, क्वथनांक बिंदु। हमारा जो सेकंड पॉइंट था क्वथनांक बिंदु का। अगर आपके गलनांक बिंदु समझ में आ गया ना, तो क्वथनांक बिंदु को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक मतलब उबलना, बॉइलिंग बोल देते हैं जिसको, बॉइलिंग पॉइंट, इसको शॉर्टकट में बीपी बोलते हैं। किसी द्रव का वह तापमान, मतलब उबलता कब है कोई द्रव, जब उसको गैस में, तो उबलना मतलब कि द्रव से गैस में, तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब ध्यान से सुनना कि क्वथनांक, भाई किसका क्वथनांक होता है, जल का ही तो होता है। तो जल का क्वथनांक आपको पता होना चाहिए। जल का क्वथनांक मतलब जल कब उबलता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर। टेम्परेचर बढ़ रहा ना यहाँ पे, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। सिंपल सी बात है कि जितना टेम्परेचर डाउन करोगे, वो उतना ही अवस्था को मतलब कि ठंडा होने की साइड में को चलेगा, और जितना तापमान बढ़ाओगे वो गर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको ताप में बदलाव के लिए मैंने बताया था अभी। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब वो जल अपनी ऊष्मा मतलब गैसीय अवस्था में कब बदलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे देखते हैं कि एक कंडीशन के तौर पे मैं आपको बता दूं, सेम एक ऐसी प्रोसेस लेंगे हम, ऐसे ही प्रोसेस दिखाओगे। अब के पहले था बर्फ, ठोस को हम द्रव में बदल लेते। अब क्या हमें लेना द्रव, तो मैं जल ले लिया, और जल को फिर से मैं हीट करने लगूंगा। यहाँ पे हीट करने से पहले मैं एक टेम्परेचर के लिए लगा दूं, यहाँ पे टेम्परेचर थर्मामीटर लगा दिया मैंने, यहाँ पे थर्मामीटर ले लिया। अब इस थर्मामीटर में जब मैंने रीडिंग को नोट करने के लिए लगाया गया, तब मैं क्या काम करा
कि उसको जब जल को मैं गर्म करने लगा, जब द्रवावस्था का जो पानी है, पानी को जब मैं गर्म करने लगा, वो कंडीशन कैसी है कि वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगी। कब? मतलब कि वो टेम्परेचर दे मतलब 0 से डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अभी पानी बन जाता है, तो पानी बन गया जब, तो उसको टेम्परेचर हीट दी जा रही, तो टेम्परेचर जब वो अपनी अवस्था मतलब कि गैसीय अवस्था में बदलना स्टार्ट हो गया, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक जो उबलता है जल, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट हो गया। क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना स्टार्ट हो रहा था। लेकिन वो जल तब तक उबलेगा तब तक जब वो सारा गैस में ना बदल जाए। कहने का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव वो गैस में बदलना स्टार्ट तो हो गया, लेकिन टेम्परेचर वहीं रुक जाना है, मतलब तापमान वहीं रुक जाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक रहेगा जब तक सारा का सारा द्रव अपनी गैसीय अवस्था में ना चला जाए। जब तो ऐसी उष्मा जब तक वो सारी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे, तो उस उष्मा को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है ना, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैसा कि संकलन की प्रसुत उष्मा थी ना, अलग से क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो इन उष्मा को समझना आपके लिए जरूरी था। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि क्वथनांक पर, जिस क्वथनांक हमें पता चल गया, जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो जल उबलने लगता है, तो वो तब तक मतलब कि उतनी ऊष्मा ऊर्जा दी जाएगी कि वो तब तक सारा का सारा द्रव किस में ना बदल जाए? गैस में ना बदल जाए। तो उस ऊष्मा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम उद्रुपातन। उद्रुपातन जिसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। उद्रुपातन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। मतलब कि जो ठोस से सीधे गैस में बदले, उसे क्या बोलते हैं? उद्रुपातन। ठीक है ना, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उद्रुपातन। फॉर एग्जाम्पल पे एक मैं आपको जैसे बता दूं, मेरे पास है जैसे कपूर। कपूर क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन जब मैं उसको जलाता हूँ तो वो द्रव नहीं बनता, किस में बदल जाता है? सीधा गैस में। तो ऐसी कंडीशन जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, वो क्या कहलाती है? उद्रुपातन। तो दो चीज़ ध्यान रखना, ठोस से गैस में सीधे। ठीक है, निक्षेपण क्या होता है? इसी का उल्टा होता है। ठीक है ना, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। एक एग्जांपल अभी दूंगा तुम्हें इसमें कि गैस से सीधे ठोस में। अब एग्जांपल ऐसा क्या है गैस से सीधे ठोस? मेरे पास एक चीज़ क्या है, कांच की नली है, लेकिन इससे पहले एग्जांपल देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड है, दूसरा कपूर है, तीसरा नेफ्थलीन की गोलियां, नेफ्थलीन कुनैन की गोली जो कपड़ों में रखते हैं। इन तीनों को मैंने क्या है, अब मैं एक एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड पर आप पे दिखाता हूँ कि हाँ भी कांच की नली में कैसे हम कवर करते हैं। कि देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, एक पेपर में मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इनकी एक्टिविटी करेंगे, उद्रुपातन की और निक्षेपण की, दोनों की एक्टिविटी एक साथ ही समझेंगे कि मतलब कि इनको समझना कैसे है, कि क्लियर है। तो मैंने क्या रहा, एक चाइना डिस्क होती है हमारे पास, चाइना डिस्क मतलब एक कांच की प्लेट सी होती है, उस पर मैंने क्या रख लिया? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड पाउडर होता है, सॉलिड पाउडर, चूर्ण नहीं बोलते। अब पाउडर कैसा होता है? सॉलिड ही होता है। अब चाइना डिस्क में, यह है चाइना डिस्क। अब इस चाइना डिश को मैंने क्या करा, मैं इसको हीट करने के लिए रख दिया मैंने। पहले तो एक प्लेट इसको मैं लगाया, वो कर देता हूँ। अब इस पर जाली से लगा दी, वो ताकि काली ना होती है। जाली क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी बर्तन काला ना होए, तो जाली लगा दी। अब हीट करने के लिए मैंने चाइना डिश पे वो रखा हुआ है NH4Cl, NH4Cl रख दिया। ऊपर से मैंने क्या कर दिया, एक नली के लिए यहाँ पे एक उल्टा करके एक कांच का ही बर्तन आता है इस आकार का, मैंने इसको ढक दिया।
मैंने इसको इसमें ढक दिया, मतलब कि कवर करके अमोनियम क्लोराइड को इसके अंदर ले लिया और बर्तन इसके ऊपर टेक दिया पूरा। जब टेकने के बाद ये अंदर ये है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड पाउडर है, हीट करूँगा तो हीट ऊपर से मैंने एक रुई क्या है यहाँ पे मैंने इसके मुंह पे लगा दी, यहाँ पे कवर कर दी, इसको रुई बोल देते हैं। अब मैंने क्या करा, NH4Cl मतलब जो सॉलिड पाउडर है गर्म करेंगे तो वो गर्म करने के बाद वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। वो गैस कैसी होगी, रुई पे इकट्ठा हो जाएगी यहाँ पे, मतलब कि और जाने नहीं देने की। तो यहाँ पे हमें पता चल जाना वो सॉलिड से सीधा गैस में। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम जब इसको गर्म करते हैं ना तो गैस बनेगी सीधा, वो लिक्विड नहीं बनेगा। और गैस हमें कब पता चल जाएगी, क्योंकि जब वो रुई उसे रोक देगी। तो सॉलिड से गैस में, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उद्रुपातन। ठीक है ना। लेकिन जब गैस बनी हो तो बर्नर की गैस बंद कर देंगे। जब बर्नर की गैस बंद कर देंगे तो जो ऊपर की जो रुई पे लगी हुई जो गैस है वो गैस फिर से ठंडी होकर सॉलिड में बदल जानी है। तो उस चीज़ को बोलते हैं निक्षेपण, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये चीज़ थोड़ा सॉलिड से एक्टिविटी थी तुम्हारी, ये इन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। डेफिनेशन है जो मैंने कराई है पीछे, जैसे उद्रुपातन, निक्षेपण की, गलनांक की, क्वथनांक की, हिमांक की, ये सारी की सारी मैंने कराई। इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में आप समझ सकते हो सारे के सारे। मतलब जो ठोस से द्रव में बदलना है, ठोस से द्रव में, वो क्या चीज़ कहलाती है, गलनांक, जिसको संगलन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब द्रव को ठोस में बदलना उसको बोलते हैं हिमांक, जो मतलब इसका होता है जमना। अगर हिमांक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो द्रव से किस में आते हैं, ठोस में आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हिमांक कहलाते हैं। मैं एक शॉर्टकट की एक डेफिनेशन बना दूं, ऐसे पदार्थ जो द्रव से ठोस में बदल जाते हैं कहलाते हैं। अब इन 6 डेफिनेशनों को आप इस सेंटेंस में डाल देना। कि कहने का मतलब, अगर मुझे गलनांक की डेफिनेशन देनी पीछे की, अगर आपको याद न रही तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो द्रव से ठोस में बदलते हैं, द्रव यहाँ डाल देना, द्रव से ठोस में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हिमांक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हिमांक कर देना। अगर मैं बात करता हूँ ठोस से द्रव, वो है गलनांक। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव, ठोस यहाँ द्रव यहाँ तो बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक। ठीक। अगर मैं वाष्पीकरण की बात करता हूँ तो वाष्पीकरण कब होता है, द्रव को लेना, द्रव को गर्म करते हैं तो क्या करता है, गैस ही तो बनती है, तो उस चीज़ को वाष्पीकरण बोलते हैं। द्रव से गैस में बदल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वाष्पीकरण कहलाते हैं। अगर गैस को मैं ठंडा करके द्रव में बदल दूँ, उस चीज़ को बोलते हैं संघनन। गैस है, गैस को मैंने क्या करा, द्रव में बदल रहा। वो ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब हम लैब में होते हैं ना, लैब में जब हम टेस्ट करते हैं ना, कि मतलब कि हीट करा लिक्विड, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, विलियन है। अब विलियन को हमने क्या करा, गरम करने लगे। गरम करने पर हमें क्या पता चला कि वो गैस बनने लगी। गैस के आगे एक हम संघनन लगा देते हैं। संघनन का काम होता है ठंडा करना, और जब गैस ठंडा करेगी तो वो क्या बन जाना, द्रव बन जाना है। समझ में आ गया। तो संघनन का मतलब किसी चीज़ को ठंडा करना होता है। संघनन समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं कि ठोस को गैस में बदलना, मतलब ठोस से अगर गैस में बदल रहे हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं उद्रुपातन। अब उद्रुपातन की डेफिनेशन आने लगे तो कैसे कहोगे, ऐसे पदार्थ जो ठोस से गैस में बदल जाते हैं उद्रुपातन कहलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कपूर, मैंने बता दिया आपको, ये कपूर निक्षेपण में भी ऐसे आता है कि गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण। तो सारों की सारी डेफिनेशन आप इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव, ठोस, गैस का जो हमारा बदलना वाला, बदलते हैं तो बदलने से क्या क्या बनता है हमारा, तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका ये। ठीक है ना। ठोस, द्रव, गैस का बदलना। आगे हम देखते हैं, हमने अब तक पढ़ा था तापमान में परिवर्तन का जो प्रभाव था। ठीक है ना। ये हमने पढ़ चुके थे, लेकिन हमारे पास 2 टॉपिक थे, कौन से, कि ताप में बदलाव वाले और दाब में बदलाव वाले। तो हमने ताप में बदलाव मतलब जो प्रभाव पड़ा उनका वो पढ़ लिया। अब दाब में प्रभाव, बदलाव का जो प्रभाव पड़ेगा वो पढ़ेंगे। देखते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें
संपीड़ित मतलब प्रेशराइज करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका था। ये क्या चीज़ थी? ये वही है कि जिसमें दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आ जाते हैं और दाब घटाने से कण दूर दूर रहते हैं। जैसे एक सिलेंडर था, सिलेंडर में मैंने क्या है वही चीज़, तीनों की कंडीशन आपको ये सेम वही है कि ये गैस के कण है। गैस के कण पे मैंने क्या काम करा, प्रेशराइज लगाऊंगा, प्रेशराइज करा तो वो गैस के कण नीचे पास पास आने लगेंगे। वो गैस के जो कण हैं वो किस में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पास पास आने लगेंगे। पास पास आने लगेगा तो ये गैस के कण पास पास आने लगे तो कैसे हो जाने हैं, यहाँ से इतना आ गया तो द्रव में बदल गया। अब द्रव से क्या होगा, मैं एक और प्रेशराइज करूँगा उसको, ये मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गैस के कण पास पास आने लगेंगे, जो बिल्कुल ही पास आ जाएंगे। अब बिल्कुल ही पास आ जाएगा तो वो बन गया ठोस। ठीक है ना। तो दाब घटने पर कण दूर हो जाते हैं और दाब बढ़ने पर कण नज़दीक आ जाते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई। ये कंडीशन कैसी होती है, शुष्क बर्फ की, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। वो कब होती है, जब कण के नज़दीक आ जाते हैं। जब दाब बढ़ाने पर कण नज़दीक आ जाते हैं तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको शुष्क बर्फ भी बोल देते हैं। ड्राई आइस, ड्राई आइस के नाम से भी आता है। तो ठीक है ना। अब आगे देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हम समझते हैं क्या, वाष्पीकरण मतलब यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो सतह पर चलेगी, पानी की जो सतह होती है, पानी के जो लेवल पे होती है, तो यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। जो क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की मतलब कि जो द्रव है, द्रव को हम गैस में बदलने की सोचते हैं तो उस कंडीशन को हम वाष्पीकरण कहते हैं। हमने भी पढ़ा भी था। तो उसकी सतह को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 सतह का क्षेत्रफल, नंबर 2 अगर हम सतह का क्षेत्रफल देखेंगे तो उस सतह के क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण होता है। कब होता है, जब हम तापमान भी देते हैं, मतलब या उसमें नमी आने लग देती है, या उस एरिया मतलब आर्द्रता मतलब नमी आने लगेगी, या वायु की गति तेज हो या धीमी हो तो वायु की गति से हमें उसमें पर वाष्पीकरण का प्रभाव हमें पता चल जाना है। ठीक है ना। इस चीज़ को समझते हैं हम आराम से। ये चीज़ तो होगी क्लियर। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो ये है कि वाष्पीकरण से शीतलता, मतलब वाष्पीकरण से हमें ठंडा कैसे मिलते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हमारे क्वेश्चन भी पूछे गए हुए हैं। देखते हैं वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती है भाई, हम क्या करते हैं, द्रव है, द्रव को हम वाष्पीकरण मतलब तापमान देते हैं, तापमान देने पर वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलने लगती है, मतलब वो द्रव से गैस में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जो द्रव के कण होते हैं, अब द्रव के कण क्या हैं, वो गर्म करेंगे तो वाष्प मतलब कि वातावरण, जो आसपास का वातावरण होगा तो उसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जब ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे तो वातावरण की ऊर्जा हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है ना। तो एक कंडीशन होती है हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी हथेली पर, मैंने कंडीशन क्या करा, हथेली पे मैंने पेट्रोल डाल लिया। वो पेट्रोल क्या काम करता है, वो पेट्रोल मैंने इस पर हथेली पर डालने के बाद अब जो हथेली की जो ऊर्जा थी वो उसको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने पर, तो जब ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा तो हमारे हाथ पे क्या होगा, शीतलता तो प्राप्त होगी। तो उस चीज़ को बोलते हैं वाष्पीकरण की शीतलता। क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, तो इसको समझना, नोट्स भी करना इस चीज़ को। वातावरण, तो ये जो डेफिनेशन मतलब ये एक एग्जाम्पल है, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान, जब हम वाष्पीकरण करते हैं किसी चीज़ का, तो उस क्रिया के दौरान जो द्रव के कण आएंगे अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अपने आसपास का मतलब वातावरण कौन सा, कि जो हमारा जो हाथ है मेरा, तो उस पर मैंने अगर पेट्रोल डाल लिया तो पेट्रोल का जो एरिया मतलब कि इसके अंदर जो हाथ के अंदर क्या है हमारे पास, ऊष्मा है, तो ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेता है पेट्रोल। जब पेट्रोल अवशोषित कर लेगा तो वातावरण ऊर्जा की हानि होती है। तो जब ऊर्जा की हानि होगी तो उस वातावरण को हम क्या कर लेंगे, वो शीतल हो जाता है वातावरण, मतलब ठंडा हो जाता है। अब एक इसी पे क्वेश्चन देखते हैं कि ईथर और एसीटोन जैसे द्रवों को ठंडे स्थान पर रखा जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो।
ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ईथर और एसीटोन को क्यों रखता है, क्योंकि ये पहले से ही द्रवों को ठंडे स्थान पर रखा है। ईथर मतलब परफ्यूम की कंडीशन होती है, मान लीजिए परफ्यूम को ठंडे स्थान पर, कि मतलब कि उसको एक शीशी के अंदर ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो वातावरण ठंडे होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन हमारा ईथर तो खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए हमें ईथर और एसीटोन जैसे द्रवों को ठंडे स्थान पर रखना पड़ता है। मतलब एक बोतल में रख लो, शीशी में, ताकि उसका जो वातावरण है वो ठंडा रहे, है ना, इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं हम। क्लियर है ना ये क्वेश्चंस का। आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे एक और देखते हैं टेम्परेचर वाले तापमान। ये तो हमारी डेफिनेशन है, क्लियर होगी सारी की सारी। इसके बाद हम टॉपिक का जो एंड करेंगे वो एक इस पर करेंगे कि हमारे, जैसा कि मैंने आपको अपने पार्ट 1 में बताया था कि द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मैंने आपको ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं बता के 2 अवस्थाएं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताने के लिए पार्ट 2 में कहा था। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा वो चीज़ है कि भाई ठोस द्रव गैस तो है ही है, लेकिन प्लाज्मा भी एक गैस की तरह ही है, उसमें भी उस ऊर्जा चलती है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अधिक उत्तेजित होते हैं। कहने का मतलब भाई ना तो ठोस होते हैं ऐसे, ना द्रव होते हैं, ना गैस होते हैं, लेकिन जो उत्तेजित भी होते हैं और जिनमें अत्यधिक ऊर्जा भी होते हैं, तो ऐसे कणों को हमने प्लाज्मा कहा गया था। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, मतलब इनमें आयनीकृत, ये टूटते रहते हैं आयनों में। जैसे कि बल्ब होते हैं ना, नियोन वाले बल्ब, सफ़ेद बल्ब देखे होंगे आपने, सफ़ेद बल्ब जो आजकल चाइना वाले बल्ब से आए ये बोलते हैं, तो लेकिन जो सफ़ेद लाइट वाले बल्ब होते हैं उनके अंदर नियोन बल्ब होते हैं। तो नियोन बल्ब में प्लाज्मा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो नियोन होती है गैस, तो अत्यधिक ऊर्जा वाली होती है। अत्यधिक ऊर्जा, सफ़ेद सा पाउडर होता है ना वो, तो सॉलिड वाला, तो वो गैस में होता है। तो अत्यधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजित भी होते हैं वे। ठीक है ना। और बात करते हैं जैसे फ्लोरेंस ट्यूब है के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस भी होती है, तो उनमें भी प्लाज्मा ही होता है। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणना की थी इसकी। उन गणनाओं पर के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था बनाई थी, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा था। क्यों? क्योंकि ये इसकी भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी किस वे पे की थी उन्होंने, कि हाँ भाई भविष्य में इस चीज़ को हम देखेंगे कि सामान्य वायु के जो घनत्व है कि 1,00,000वें भाग, 1,00,000 मतलब वायु का जो घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। इस चीज़ को हमने, अगर इस चीज़ को आपको ज़्यादातर, अगर 9th क्लास के लिए बात करता हूँ तो 9th क्लास में इन चीज़ को ज़्यादा कवर मत करो, बस सिर्फ समझा दिया मैंने आपको ये। ठीक है ना। अगर और डीपली पढ़ना है तो अगर डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन कर सकते हो। डीपली पढ़ने के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है कि प्रश्न हमारे पास कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो आप समझना ज़रा ध्यान से कि ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड्स में। तो कैसे कवर करोगे कि यहाँ पे सी लिखा होगा, इसका मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन का मतलब के होता है और इसका मतलब डिग्री सेल्सियस। तो इनको कवर करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, वो दोनों में कवर होगा कि अगर डिग्री सेल्सियस के केल्विन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। ये आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। या तो आपको एग्ज़ाम में मतलब कि जो टीचर है वो लिखवाएंगे या ये लिखवाएंगे के इजिकल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एक ही फॉर्मूला है, कोई से ही नोट कर लेना, क्योंकि ये माइनस की चीज़ बराबर में जाके प्लस क्यों जानी, तो वही फॉर्मूला बन जाना। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, मतलब के में निकालना। तो के में निकालना तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लो या ले लो, कोई से ले लो। तो पहला 25 डिग्री सेंटीग्रेड का उठाएंगे तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 25 आएगी। तो 25 के मतलब सी की जगह 25 रख देंगे। इस फॉर्मूले में रख लो चाहे कैसे रख लो। 25 बराबर के माइनस 273। अब बराबर में माइनस वाली चीज़ बराबर में जाएगी तो प्लस क्यों जानी। तो के इजिकल टू 25 प्लस 273 कितना हो गया, 298। ठीक है ना। तो ये केल्विन की वैल्यू आ गई इसमें दो। तो ये बदला गया, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना। समझ में आ गया। अब एक शॉर्टकट में ध्यान रख लो, अगर उसने डिग्री सेल्सियस कह दिया ना तो सीधा डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड कर दो तो केल्विन में बदल जाना।
ठीक है, दूसरा देखते हैं 373 वाला। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें यहाँ पे, तो केल्विन में निकालना है, तो केल्विन 373 प्लस 273, तो कितना हो गया 6, 3 3 6 7 7 14, ये 3 2 5 और 1 6, 646 हो गया। ठीक है ना, तो ये 646 केल्विन। क्लियर है ना, तो ये इसकी वैल्यू इस पर हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तापमानों में सेल्सियस इकाइयों में परिवर्तित करना। तो तापमान में सेल्सियस, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, तो ये केल्विन में दिया हुआ, तो हमें किस में निकालना, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना। तो के को किस में बदलना, सी में बदलना। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है कि डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। अब देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो पहला 300 केल्विन वाला, 300 केल्विन का है, तो उस पर क्या करेंगे, तो केल्विन की वैल्यू 300 है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 300 माइनस 273, कितना हो गया जी, यहाँ पे 27 बच जाना, तो आना डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड अगर हम देखेंगे इसी तरीके से 573 का है, 573 केल्विन है, तो उस पर 0 डिग्री सॉरी डिग्री सेल्सियस बराबर, और के की वैल्यू कितनी है 573 रख देंगे फॉर्मूले में, 573 माइनस 273। क्लियर, तो कितना बच गया हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात। दो तरीके से तीसरा आप निकाल सकते हो, 273 के है तो के की वैल्यू 273 माइनस 273 कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको समझना होगा, नेक्स्ट आपके ही अभ्यास का एक क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में भी, मतलब सॉरी तुम्हारे कॉलेजों में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे आता है क्वेश्चंस, ध्यान से समझना। अगर इसके पास क्वेश्चन नहीं आते तो डेफिनेशन आती है। मैंने ठोस द्रव गैस में आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, तो ठोस को किस में, तीर का निशान यहाँ पे, गैस में बदलना, उसको क्या कहते हैं, वो डायग्राम पीछे जो मैंने करा के दिखाया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको एक बार मैं, कि ये क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग चलना है हमारा, ये चलना है, ये मैंने जो आपको ये कराया था, ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि ठोस द्रव गैस, कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहला जाता है, द्रव से तो EABCD में चल रहा है। देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास तो ए का मान, मतलब ठोस से द्रव को क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं ठोस से द्रव को, हमारे पास जो चीज़ ठोस है, ठोस से द्रव में बदल रही है, तो उसका बोलते हैं गलनांक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 का, आपको करने हैं उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, गलनांक मतलब संगलन। दूसरा कि द्रव को ठोस में बदलना, तो डी की वैल्यू आपको पता लगानी, तो इनमें ABCDEF की वैल्यू है, इस तरह से निकालनी है। यो F है, तो F का मतलब क्या है कि गैस से ठोस में, ठीक है, तो गैस से ठोस में बदलने को क्या कहते हैं। E का मतलब ठोस से गैस में, A का मतलब ठोस से द्रव में, D का मतलब द्रव से ठोस में, B का मतलब क्या होता है द्रव से गैस में, और C का मतलब गैस से द्रव में। क्लियर, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट्स, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले, ठीक है ना, और ताकि बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।